हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज कोटवाल, मैथ्स फैकल्टी एट स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल से आज आपसे डिस्कस करूंगा जो लास्ट संडे यानी 4 अक्टूबर यूपीएससी आईएएस का सीसेट का जो पेपर हुआ उसमें जो मैथ्स पोर्शन आपसे पूछा गया था उसके हम कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद शॉर्टकट अप्रोच। आप सब जानते हैं मैथ्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे या जेके एसएसबी, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने 10th के बाद आर्ट्स सब्जेक्ट या तो रखे होते हैं या कॉमर्स, ठीक है, तो मतलब मैथ्स में उनको काफ़ी परेशानी आती है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल ट्रिक्स के साथ और शॉर्टकट अप्रोच के साथ करेंगे और इजीएस्ट वे में करेंगे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड के ऊपर आ रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया है एक पर्सन है, वो एक कार परचेज कर रहा है। अ पर्सन बॉट अ कार सॉरी, एक पर्सन ने कार परचेज की और उसको बेचा कितने में? 3 लाख रुपए में। 3 लाख रुपए के में बेचने के बाद उसको जो है इफ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। 3 लाख रुपए में तो बेच दिया उसने कार को, बट उसको लॉस कितना हुआ? उसको लॉस हुआ 20% का। तो हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय दी कार? तो बताओ उसने जब अपने लिए खरीदी होगी तो कितने में खरीदी होगी। तो आइए देखिए क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए क्या बोला है, एक पर्सन ने 3 लाख में कार खरीदी, ठीक है, और जब उसको बेचा है, जब आपने उस कार को बेचा है तो आपने कार को कितने में बेचा है? आपने कार को 20% लॉस में बेचा है ना। 3 लाख की खरीदी है और 20% लॉस में बेचा है। तो देखिए 20% की आप सभी लोगों को पता है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5। ठीक है, 1/5। ये 5 जो होता है ना, ये होता है सीपी, इसको हम कॉस्ट प्राइस एज्यूम करते हैं। ठीक है, और ये जो 1 है ये क्या है? लॉस हो रहा है, तो ये 1 आपका लॉस आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी एसपी निकल के कितनी आएगी? अगर 5 उसकी सीपी है, 1 का लॉस हो रहा है, तो एसपी कितनी आएगी? 4 आएगी। एसपी 4 ही तो आएगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है? ये देखिए 20 इंटू परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक है, तो जब आप कैंसिल करोगे इसको, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है 20% की? 1/5। अब इस 5 को मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। 1 का लॉस हो रहा है तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 4 आ गई उसकी एसपी। बट आपके पास क्वेश्चन में एसपी दे रखी है 3 लाख। ये तो आपकी वर्चुअल एसपी है ना, जो आप खुद से एज्यूम कर रहे हो। रियल एसपी क्या दे रखी है? 3 लाख रुपए। यानी मुझे 4 यूनिट्स की वैल्यू मेरे पास दे रखी है। 4 यूनिट्स मेरे पास दे रखा है किसके इक्वल? 3 लाख रुपए के इक्वल। ठीक है, 4 यूनिट मेरे पास दे रखा है 3 लाख रुपए के इक्वल। ठीक है, एक 0 और रहेगा। 4 यूनिट की वैल्यू क्या है? 3 लाख रुपए। तो अगर मैं यहाँ से, मेरे पास 4 यूनिट्स की वैल्यू देखिए क्या दे रखी है। 4 यूनिट्स की वैल्यू अगर मेरे पास अगर 4 यूनिट्स की वैल्यू जो है वो दे रखी है 3 लाख रुपए, तो 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा? 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा 75,000 के इक्वल। 3 लाख को 4 से डिवाइड कर देंगे, यूनिटरी मेथड बोलते हैं ना इसको, सभी ने पढ़ा होगा। अगर 4 यूनिट जो है वो 3 लाख के इक्वल है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 75,000। आपसे पूछा था हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार, यानी उसने खुद में कितने की खरीदी थी। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास कितने यूनिट्स थे? 5 यूनिट्स थे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितने यूनिट्स थे? सीपी हमारे पास 5 यूनिट्स थे ना, अभी मैंने आपको बताया। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 75,000 है तो 5 यूनिट्स की कितनी हो जाएगी? 75,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 375,000 इज द आंसर। यानी उसने अपने लिए जब खरीदी होगी तो कितने में खरीदी होगी? 3,75,000 में। क्लियर है? इसी तरह सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए
सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। देखिए सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल शॉर्टकट से अप्लाई सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है पेपर में कि हम कन्वेंशनल मेथड फॉलो करें और जिससे हमारे कम क्वेश्चन हों और ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो। तो इसलिए हम सभी क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्टकट और ईजीएस्ट वे में करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड इन द रेशो 1/2, 3/4, 5/6। एक 2500 रुपया अमाउंट है, आपने 3 पर्सन्स एक्स वाई जेड में उसको डिवाइड करना है, किस रेशो में? 1/2, 3/4, 5/6। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम शेयर? तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए रेशो क्या दे रखी है, ये है x, ये है y और ये है z। आपने किस रेशो में डिवाइड करना है? 1/2, 3/4 और 5/6 में आपने जो है डिवाइड करना है 2500 को। तो सबसे पहले ये देखिए डेटा फ्रैक्शन में दे रखा है, तो मैं इसको पहले सिंपलेस्ट वे में लिखता हूँ। तो 2, 4, 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, 4, 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? साइड पे लिख लो, 12 आ जाएगा। तो 2 कितने सा 12 होता है? 6 सा। 4 कितने सा 12 होता है? 3 सा। तो 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो न्यूमिनेटर के साथ, 3 3 सा 9। इसी तरह 6 कितने सा 12 होता है? 2 सा, और 2 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10। यानी इस रेशो में अमाउंट जो है डिवाइड होगा, इसी रेशो में डिवाइड होगा ना, यानी जो 2500 रुपये है वो 6:9:10 में डिवाइड होगा। तो आइए देखिए 2500 को मैं किस में डिवाइड करूँगा? x y z। कितना आ रहा था? 6:9:10। अब इस अमाउंट को मैंने इस रेशो में डिवाइड करना है, तो देखिए 10, 6 और 9 कितना होता है? 15, 15 और 10 कितना होता है? 25। यानी 25 यूनिट्स की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है? 25 यूनिट्स मेरे पास दे रखा है 2500 के इक्वल, यही तो दे रखा है 2500 की, 25 यूनिट की वैल्यू 2500 दे रखी है। तो अगर 25 यूनिट की वैल्यू 2500 है तो एक यूनिट किसके इक्वल आएगा? एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 100 आ गई। आपसे पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम शेयर का डिफरेंस, तो मिनिमम शेयर कितना है? ये वाला 6, और मैक्सिमम डिफरेंस शेयर कितना है? 10। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच का डिफरेंस है 4, यानी 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो 4 यूनिट की क्या हो जाएगी? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 400 इज द आंसर। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन टेक्स हाफ टाइम इन रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। मतलब जितना टाइम उसको अपस्ट्रीम जाने में लग रहा है, यानी ऊपर जाने में, अगेंस्ट द रिवर। अपस्ट्रीम क्या होता है? अगेंस्ट द रिवर, और डाउनस्ट्रीम क्या होता है? अलोंग द रिवर। अगर वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है, डाउनस्ट्रीम, सॉरी, अ मैन टेक्स हाफ टाइम, डाउनस्ट्रीम जाने में उसको आधा समय लग रहा है जितना समय उसको अपस्ट्रीम जाने में लग रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी मेरे पास डाउनस्ट्रीम टाइम और अपस्ट्रीम टाइम का रेशो क्या दे रखा है? मेरे पास डाउनस्ट्रीम टाइम और अपस्ट्रीम टाइम का रेशो दे रखा है 1:2। यही तो दे रखा है, डाउनस्ट्रीम जाने में उसको आधा समय लग रहा है, तो 1:2। तो यहाँ से मुझे बताओ डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी? डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड की रेशो आ जाएगी। कैसे आएगी? क्योंकि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको कम समय लगेगा, अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम टाइम और अपस्ट्रीम टाइम की रेशो क्या आई थी? 1:2। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी? 2:1। रिवर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वैल्यूज क्या हो जाती हैं? रिवर्स हो जाती हैं। अब देखिए आपसे स्पीड ऑफ बोट पूछा है और स्पीड ऑफ करंट पूछा है, ठीक है। तो देखिए आपको एक बात पता है, अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी हो, अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो हमें दे रखी हो, तो स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों को प्लस अपॉन में 2। अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी हो तो स्पीड ऑफ, यहाँ पहले लिख लेता हूँ, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है?
यही रेशियो आई थी ना डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड की, क्या रेशियो आई थी 2:1। ठीक है, अब स्पीड ऑफ बोट कैसे निकलता है, दोनों को प्लस, स्पीड ऑफ बोट कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस 2 + 1/2। ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट कैसे निकलता है, स्पीड ऑफ करंट निकलेगा दोनों को -/2। ये फॉर्मूला होता है। स्पीड ऑफ, जब भी अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास दे रखी हो तो स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को प्लस किया जाता है /2, और स्पीड ऑफ करंट पूछे तो दोनों को माइनस किया जाता है /2। तो दोनों को प्लस करो, 3/2 कितना होता है 1.5, और यहाँ 2 - 1 1/2 कितना होता है 0.5। तो बस इसी की रेशो तो पूछी है आपसे, 1.5 और 0.5 की रेशो पूछी है, तो ये पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 5 × 1 = 5। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3:1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पर्सन है एक्स, वो क्या कर रहा है, एक्स जो है वो क्या करता है, एक्स जो है वो 20% काम 8 दिनों में कर रहा है। एक पर्सन एक्स है वो 20% काम 8 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और वाई एक दूसरा पर्सन है वो 25% काम 6 दिनों में कर रहा है। ठीक है, एक्स 20% काम अगर 8 दिनों में कर रहा है तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो रही है 1/5। तो 1/5 जो है वो 8 दिनों में कर रहा है अगर, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा 40 दिनों में। तो मैं लिख लेता हूँ एक्स जो है वो पूरे काम करने में 40 दिन ले रहा है। ठीक है, 20% कितना होता है, ये 20% है ना, यहाँ पे कितना होता है 1/5 होता है। 1/5 काम करने में वो 8 दिन ले रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 8 = 40 डेज में। और वाई जो है, वाई क्या कर रहा है, वाई 25% काम कर रहा है 6 दिनों में। 25% यानी 1/4, 1/4 काम वाई जो है वो 6 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 4 = 24। तो ये निकल के उनके पूरे डेज। ठीक है, अब देखना एक्स कितने दिन ले रहा है 24 दिन, और वाई एक्स 40 दिन ले रहा है और वाई 24 दिन ले रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ। एक्स जो है वो 40 डेज ले रहा है और वाई जो है वो 24 दिन ले रहा है। अब मुझे फाइंड आउट करना होता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लो, 40 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 120 यूनिट्स आ गया आपका टोटल वर्क। 120 यूनिट्स क्या आ गया टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी निकालो एक्स की, 120 यूनिट काम करने में एक्स को 40 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक्स एक दिन में 3 करेगा, और 120 यूनिट काम करने में वाई को 24 दिन लग रहे हैं, तो वाई एक दिन में कितना करेगा 5 करेगा। क्लियर है। ठीक है, अब एक्स और वाई मिलके कितना कर रहे हैं, एक्स और वाई मिलके कितना करेंगे, 5 और 3 8। एक्स और वाई मिलके 3 और 5 8 ही काम करेंगे ना। बट आपसे बोला है उन्होंने पूरा काम नहीं करना है, 40% काम करना है। तो 120 का 40% कितना होता है, जब आप एक 40% निकालोगे 120 का तो वो होता है 48। जब आप 120 का 40% निकालोगे ना तो वो कितना होता है 48 होता है। तो 48 काम करना है एक्स और वाई ने मिलके। एक्स और वाई एक दिन में कितना कर रहे हैं, एक्स और वाई एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो 48 काम करने में कितने दिन लेंगे 48/8, तो वो कितना आ जाएगा आपका 6 days इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शुगर की प्राइस जो है 25% इंक्रीज हो गई। शुगर की प्राइस क्या हो गई 25% इंक्रीज हो गई। अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस फॉर ₹1200। यानी जितने राइस वो 1200 में पहले खरीद रहा था, अब उसी 1200 में 6 किलो कम खरीदता है। क्वेश्चन देखिए समझ ध्यान से। 25% जो है राइस, शुगर नहीं है राइस, 25% जो है राइस की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है
जिसकी वजह से क्या होता है, एक पर्सन जितने राइस पहले 1200 में खरीदता था, अब उसी 1200 में वो 6 किलो कम खरीद रहा है। तो बताओ राइस जो है वो ओरिजिनल प्राइस पर केजी कितनी थी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है ना। तो मैंने मान लिया ये आई प्राइस, मैंने मान लिया पहले प्राइस थी राइस की 4, अब हो गई 5 क्योंकि इंक्रीज हुई है, 4 में 1 ऐड कर दें। ठीक है, प्राइस मैंने पहले 4 मान ली, अब कितनी हो गई 5। तो आपको पता है प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है उसकी कंजम्पशन कम होगी, अगर किसी चीज़ की प्राइस कम है उसकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ कंजम्पशन की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 5 और 4 आ जाएंगी, रिवर्स हो जाती हैं, जैसे मैंने पहले स्पीड और टाइम में बताया था। ठीक है, जहाँ पे भी इन्वर्स का मेथड एप्लीकेबल होता है वहाँ वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, रिवर्स। तो मैंने माना पहले प्राइस जो थी वो 4 थी, अब कितनी हो गई 5। पहले कंजम्पशन 5 थी, अब कितनी हो गई 4। यानी आपने अपनी कंजम्पशन 1 कम की है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6 kg लेस, यानी 1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 6। क्लियर। पहले आप कितना कंज्यूम करते थे, पहले आप कितना कंज्यूम करते थे 5, क्योंकि हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछी है ना। पहले आप कितना कंज्यूम करते थे 5, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 5 की क्या हो जाएगी इंटू 6, 30। यानी 1200 रुपये में पहले आप 30 किलो राइस लाते थे। 1200 रुपये में पहले आप कितने केजी राइस लाते थे, 30 केजी राइस लाते थे। तो 1 केजी कितने का होगा, अगर 1200 रुपये में आप 30 केजी राइस लाते हो तो 1 केजी कितने का होगा 40 का होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 40 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, in adult population of a city 40% men and 30% women are married। एक विलेज है या सिटी है जहाँ में एडल्ट पॉपुलेशन की बात करें तो 40% मैन जो है वो शादीशुदा है और 30% वुमेन जो है वो शादीशुदा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन। आपसे परसेंटेज पूछी है मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन की और कंडीशन दे रखी है इफ नो मैन मैरीज मोर देन 1 वुमेन एंड नो वुमेन मैरीज मोर देन 1 मैन, यानी एक मैन और एक वुमेन की ही शादी होगी। तो आइए देखते हैं 40% मैन, 40% मैन की अगर शादी हुई है तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5। ठीक है, तो ये क्या आ गए आपके टोटल मैन कितने हैं 5, जिसमें से मैरिड कितने हैं 2 हैं। ध्यान रखना ये आपके टोटल मैन हैं, ये 5 जो है आपके टोटल मैन हैं और ये 2 क्या है आपके मैरिड मैन। ठीक है, इसी तरह वुमेन कितनी मैरिड हैं 30%, वुमेन कितनी मैरिड हैं 30% मैरिड हैं। ठीक है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10, यानी आपकी टोटल वुमेन कितनी है, टोटल वुमेन है आपकी 10, जिसमें से मैरिड वुमेन कितनी है, मैरिड वुमेन कितनी है 3। अब देखो कंडीशन दे रखी थी कि एक मैन और एक वुमेन की ही शादी होगी। यहाँ मैन कितने हैं जो शादीशुदा है, यहाँ मैन कितने हैं जो शादीशुदा है 2, और यहाँ वुमेन कितनी है जो शादीशुदा है 3, यानी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हमें इनकी वैल्यूज़ को सेम करना है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस पूरे वाले को मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, इस पूरे वाले को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 के साथ, 3 के साथ, और इस पूरे वाले को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ 2 के साथ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 6/15। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 6/15 और ये कितना आ जाएगा 6/20, 6/20। अब देखिए मैरिड वुमेन और मैरिड मैन सेम हो गए। ठीक है, अब टोटल कितने शादीशुदा, टोटल मैन और वुमेन कितनी है जिनकी शादी हो गई है 6 और 6 12। ठीक है, 6 और 6
12 अपॉन में क्या आएगा, टोटल कितने हैं 20 और 15 कितने होते हैं 35 इंटू 100। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये कितना आएगा 5 7 से 35, 5 20 से 240 अपॉन 7 कितना हो जाएगा आपका 34/7, 34 2/7% इज द आंसर। क्लियर है? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है, हाउ मैनी 5 डिफरेंट लेटर वर्ड्स, हाउ मैनी different 5-letter words with or without meaning can be constructed using all the letters of the word Delhi, so that each word has to start with D and end with I। यानी ऐसे दिल्ली में से कितने वर्ड्स बनेंगे जिनका कोई मतलब होगा या मतलब नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट कंडीशन क्या है, दैट वर्ड हैज टू बी स्टार्टेड विद D एंड एंड विद I। तो देखिए नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 5 हैं, तो 1 2 3 4 और 5। कंडीशन है वर्ड डी से स्टार्ट होना चाहिए, आई पे ख़त्म होना चाहिए, यानी ये पोजीशंस तो फिक्स हैं। हमने जो अरेंजमेंट बनाना है, हमने सिर्फ इसका अरेंजमेंट करना है, क्योंकि डी और आई को हमने फिक्स रखना है। अब बाकी अल्फ़ाबेट्स कौन से बचे, ई एल एच। अब देखिए इस पोजीशन पे ई भी आ सकता है, इस पोजीशन पे देखिए ई भी आ सकता है, एच भी आ सकता है, एल भी आ सकता है। ठीक है, तो कितने चॉइसेस हैं आपके पास, 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, अब सपोज मैंने ई को यहाँ फिक्स कर दिया, सपोज मैं अपनी मर्जी से ई को यहाँ फिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन आएगा, अब अगर ई वहाँ फिक्स हो गया तो यहाँ कौन आएगा, या तो एल आएगा या तो एच आएगा। कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं। सपोज मैंने एच को यहाँ फिक्स कर लिया, अब यहाँ इस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस बची, 1, क्योंकि 2 तो फिक्स हो गए ना, 1, तो कितनी चॉइस है, 1। तो चॉइसेस हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है 6 इज द आंसर। यानी 6 डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं जो डी से स्टार्ट होंगे और आई पे ख़त्म होंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 इज द आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके IAS CSET पेपर के जो 4 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।